अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ़ार पुराम रिप्ले के एक को लेकर स्पेशल एपिसोड के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होना है उसके लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा में नबील आपको दिखाएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो प्रैक्टिस सेशन है वो इस वक्त जारी है। दोनों टीमें आज सुबह 10 बजे यहाँ पहुँची और प्रैक्टिस इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम मौजूद नहीं है, लेकिन साजिद खान ने आज टीम में शमूलियत इख्तियार की है और कुछ है ऐसी खबरें कि शायद कुछ तब्दीलियाँ शायद पहले या दूसरे टेस्ट में हो भी सकती हैं। इस पूरी सूरत हाल बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में ना सिर्फ मीडिया बल्कि फैंस और एक अमूमी तासुर देखा जाए तो ये टेस्ट थोड़ा पीछे रह गया है। शायद जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तब दोबारा कंसंट्रेशन वापस आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं उसने इस वक्त जो है वो तमाम इस मौजू को जो है वो आप समझिए कैप्चर कर लिया है। और इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट और बहुत अच्छे हमारे मेंटोर भी हैं, माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी वालेकुम सलाम अब्दुल गफ़ार। भट्टी साहब का अंदाज़ा नहीं था या था भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं था कि इंग्लैंड के टेस्ट में जब हम मुलाकात कर रहे थे कि जब न्यूजीलैंड के टेस्ट के लिए आएंगे तो इतनी सारी तब्दीलियां हो जाएंगी और पूरा फोकस ही जो है वो खबरों का चेंज हो जाएगा। तो बहुत कुछ सब तब्दील हो गया एक हफ्ते में। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज़ पॉसिबल है। हमने इससे बुरे बुरे हालात देखे। जस्टिस नसीम हसन शाह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त डॉग लग गया और नसीम हसन शाह हट गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये अनसर्टेनिटी तो काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे थे और लग रहा था कि हुकूमत चेंज हो गई है और बड़ी तब्दीली आ गई तो पीसीबी में भी चेंज आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये पॉइंट जब हमें डिस्कस करना चाहिए था कि कराची टेस्ट में कौन खेलेगा, तो उस तब्दीली के असरात जो पाकिस्तान टीम पे आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये फिर अंदर ग्राउंड में भी उसका हमें अक्स नज़र आए। तो मेरे ख्याल में शायद टाइमिंग ठीक नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि हुकूमत जब तब्दील होती है तो हमारे यहाँ उसी वक्त चेयरमैन या तो खुद चले आते हैं या तब्दील कर दिए जाते हैं। रमीला साहब तो उसके बाद काफ़ी अरसे रहे। आपको सेठी साहब क्या लगता है कि जो पाकिस्तान टीम का वाइट वॉश होना है या जो अमूमी तब्दीलियाँ पाकिस्तानी सियासत में हुई हैं, आखिर में मुहर्रिकात बने क्या कि यकदम, क्योंकि आसान नहीं था इस बार, ये नहीं था कि पैटर्न से 2 नॉमिनेशन चेंज करेंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा प्रोसेस किया गया, एक पूरी एक्सरसाइज की गई और पूरा होमवर्क करके ये काम किया गया। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो पाकिस्तान में तो जब भी आप देखें कि हुकूमत चेंज होती है, इन्होंने तो 8-9 महीने दे दिए रमीज़ राजा को, लेकिन मेरा ख्याल 8 हफ्ते भी कोई नहीं देता। तो मेरा ख्याल में ये चूँकि पब्लिक डिमांड भी थी और बहुत ज़्यादा लोग इस पे बात कर रहे थे कि पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है चेंज किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से हज़ारों प्लेयर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। और फिर हम 4 साल में अगर देख लें, जो 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन फिर 2019 में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलियन सिस्टम आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना टैलेंट मिलेगा कि हमें पाकिस्तान टीम में लड़कों को सिलेक्ट करने में मसला होगा। लेकिन ऐसी ऐसी अब्दुल गफ़ार कहानियाँ हैं इन 4 सालों के दौरान कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, उसके भाई को अगर किसी सेकंड 11 में सिलेक्शन के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं तो अब अंदाज़ा लगा लें कि इस सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां थी। कल वो हमारे साथी हैं सिकंदर बख्त, जो फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़कों को शायद पैसे लेके सिलेक्ट किया जाता रहा। मुझसे भी उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ थी। वो क्रिकेटर जो हमारे साथ बैठकर टीवी पे शोज़ करते थे, बाद में उनको बात करने के लिए आप फ़ोन करते थे तो कई बार फ़ोन नहीं उठाते थे, कई बार उनका रवैया चेंज हो जाता था। तो मेरे ख्याल में बहुत एरोगेंसी, चले रमीज़ राजा की हद तक तो हमने समझ लिया कि भाई पीसीबी चेयरमैन थे, उनमें एरोगेंसी आ गई। लेकिन नीचे वाले लोग जिस तरह बिहेव कर रहे थे, जिस तरह लड़कों के साथ उनका रवैया था, मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नीचे लेकर गया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 साल का जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज के बाद का जो टाइम है, आप देखेगा कि इसकी रिहेबिलिटेशन में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी आसानी से अब ये पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है भाई साहब, आप जमींदार साहब जब आए थे और आते ही बहुत बड़ा धचका हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम, शुक्र है कि अब यहाँ मौजूद हैं और आई विश के इंशाल्लाह ये खेल के पूरे टूर करके जाएं, फिर वापस भी आना है।
बहुत जल्दी से जो है ना सेटबैक हुआ जब न्यूजीलैंड वापस गया, संभाला अच्छा उस वाली क्राइसिस सिचुएशन को कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बाद में आए, ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन वो जो पिचेस के मामलात हैं, टेस्ट टीम की जो कारकर्दगी है वो बड़ा सवालिया निशान बनी। आप बड़े सीनियर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग आपको सुनते हैं, आपका बड़ा अच्छा तज़किया होता है, आप कैसे समराइज़ करते हैं रमीज़ राजा साहब के इस दौर को? देखिए, रमीज़ राजा का दौर टोटल फेलियर नहीं था। इंतज़ामी तौर पर न्यूजीलैंड की टीम का जाना, फिर उसको बुलाना, इंग्लैंड की टीम को कायल करके वापस लाना, तो इंटरनेशनली तो रमीज़ राजा ने पाकिस्तान का इमेज जो था वो काफ़ी बिल्ड किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो हो रहा था, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हो रहा था, शायद वो बड़े खेल में इन्वॉल्व थे, निचले लेवल पर उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा देखा नहीं या तवज्जो नहीं दी। तो मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा मसाइल थे और यहाँ बेहतरी ला सकते थे। फिर पाकिस्तान टीम में वाइट बॉल टीम तो जीत रही थी, लेकिन टेस्ट टीम में जिस तरह सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही थी, उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली हुई थी ना। वो कहते थे कि नहीं जी, ये इनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, इनको ना सिलेक्ट किया जाए। तो मेरा तो सवाल ये है कि 44 साल की उम्र में अगर मिसबाउल हक खेल सकते हैं, 43 साल की उम्र में यूनुस खान खेल सकते हैं, अगर प्लेयर कोई भी है, चाहे शोएब मलिक है, असद शफीक है, फवाद आलम है, अगर वो फिट है, फॉर्म में है, परफॉर्म कर रहा है, तो ना खिलाने का कोई जवाज़ नहीं है। मेरे ख्याल में ये क्रिकेटिंग साइड जो थी, यहाँ पर थोड़ा रमीज़ राजा ने कोताही तो नहीं कह सकते, लेकिन इग्नोरेंस थी, जिसकी वजह से जो सिस्टम में जो लोग थे उन्होंने फिर उसका फ़ायदा उठाया और वो फिर अंदाता बन गए। और डोमेस्टिक क्रिकेट में और ख़ास तौर पर जो निचले लेवल की क्रिकेट थी, उसमें मेरे ख्याल में एक मैसिव ख़राबियाँ थीं, जिसको ना देखा गया, ना उस पर तवज्जो दी गई। तो मेरे ख्याल में ये फेलियर उस लिहाज से। लेकिन रमीज़ राजा के जो अच्छे काम थे, उनमें से एक अच्छा काम जो पेंशन में 1 लाख रुपए क्रिकेटर्स के उन्होंने इजाफा किया, ये भी अच्छा काम था। लेकिन मिला जुला उनका दौर था। लेकिन रमीज़ राजा ने जिस चीज़ से पहलू तही की, वो मेरे ख्याल में जो पुराने साथी थे ना, वो फिर किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। वो फिर एक अपना जो उनका एक स्टाइल था उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। मेरे ख्याल में ये पोस्टें और ये ओहदे तो आनी जानी चीज़ हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इस वक्त पीसीबी चेयरमैन बन गया हूँ, ताल्लुकात और वो जो पुराने दोस्तियाँ थी उसकी उन्होंने अहमियत नहीं दी। लेकिन रमीज़ राजा ने एज ए पीसीबी चेयरमैन बुरा काम नहीं किया। लेकिन सेठी साहब का आना मेरे ख्याल में इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ है। जितना हम सेठी साहब को जानते हैं, उन्होंने पीएसएल का ब्रांड तो मुतारिफ़ कराया, लेकिन उनके दौर में आप देखें सरफराज अहमद कप्तान बने और उनको फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तान T20 में नंबर 1 टीम बन गई और जो नंबर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और टेस्ट मैच में जब कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी, उस वक्त भी सेठी साहब और शहरियार खान थे। तो मेरे ख्याल में अगर आप दुनिया में देख लें, सिवाय रॉजर बिनी के जो इस वक्त इंडियन बोर्ड के चेयरमैन हैं, ज़्यादातर जो चेयरमैन हैं दुनिया के वो क्रिकेटर्स नहीं है, इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसका क्रिकेटर होने से ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब से मुझे तो उम्मीद है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने जिस तरह फ़ैसले किए हैं, इस तरह और अच्छे फ़ैसले करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, जो आपने कहा ना फ़ैसले किए, चूकते नहीं हैं वो। आपको याद होगा जब PSL लेकर आया, आप बेहतर मुझे रहनुमाई फरमाइएगा कि हारून रॉरगार्ड साहब आकर ये कह के चले गए, उन्होंने ठीक ठाक मुआवजा भी लिया डॉलर्स में कि भाई यहाँ लीग हो नहीं सकती, या हम करा नहीं सकते, वट जो भी रीज़न था। बट सेठी साहब ने आके कराई भी लीग, अच्छे अंदाज से कराई, और फिर पाकिस्तान में फ़ौरन अगले सीज़न में ही फाइनल कराने के लिए वो आ गए। और इससे पता चलता है कि वो रिस्क लेने से घबराते नहीं। हालांकि सेठी साहब, आपको याद होगा जब PSL 2 का फाइनल हो रहा था, जहन में खदशात ज़रूर थे कि अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए। उस वक्त सिक्योरिटी के हालात के बेहतरी के बाद पहली मरतबा सब चीज़ें हो रही थी। तो सेठी साहब का ये क्रेडिट तो ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा कि उन्होंने पाकिस्तान में PSL, इंटरनेशनल क्रिकेट और वो जो मिथ थी उसको सर ब्रेक किया, और आज उसी का ये सारा फ्रूट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एहसान मानी साहब ने मेहनत की, वसीम खान साहब की भी इसमें एफर्ट थी, रमीज़ राजा साहब ने बहुत अच्छा काम किया जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई। बट ये सारा स्टार्ट नजम सेठी साहब और शहरियार साहब ने मिलकर जिम्बाब्वे को बुलाकर किया था। देखें, जो सेठी साहब का सबसे बड़ा काम है, वो लोगों को या तो पता नहीं है या हाईलाइट नहीं हो रहा कि ये जो फॉरेन टीमें आई, इसको लाने के लिए एक ICC से मिलकर वो जो टास्क फोर्स बनी, वो जो सिक्योरिटी प्लान पूरा बनाया गया, वो सेठी साहब ने बनाया। उसमें ICC ने कहा कि हम फंडिंग करेंगे। ये जो PCB के भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट थे जो ICC के भी न्यूजीलैंड टीम के भी साथ आए हुए,
तो उन्होंने उसमें मेन रोल प्ले किया। फिर वर्ल्ड 11 को हालांकि उस ज़माने में $1-1 लाख दिए। जिम्बाब्वे की टीम आई, आपको याद होगा, ब्लास्ट हो गया फिरोजपुर रोड पे, उस चीज़ को भी दबाया गया। फिर श्रीलंका की टीम जिस पे अटैक हुआ वो पाकिस्तान में उसने आके T20 मैचेस खेले। तो सेठी साहब ये चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो मैन मैनेजमेंट में तो मेरे ख्याल में उन्होंने पास्ट में जितने काम किए हैं, फैसला साजी, देखें ये पोस्ट ऐसी है कि इसमें आपको देन एंड देयर फैसला करना होता है। आईसीसी लेवल पे आप देखें उस ज़माने में बहुत सारे इश्यूज थे, ख़ास तौर पे स्पॉट फिक्सिंग वगैरह का मसला था, उसको भी उन्होंने टेकअप किया और जहाँ पर उनको फ्रेंडली होना था वो फ्रेंडली भी नज़र आए। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब का जो पिछला दौर था वो अच्छा दौर था और उसी को सामने रखते हुए और पिछले 28 घंटों में जिस तरह उन्होंने फैसले लिए हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश करेगी, ऊपर जाएगी। मुझे रमीदा साहब को पहले उस टॉपिक को सर हम थोड़ा वाइंड अप कर लें। मुझे एक हैरानगी ज़रूर हुई कि वो जितनी बातें यूट्यूब चैनल पे करते थे, मैं इस बात को बरमला कह चुका हूँ, जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और बहुत नपा-तुला अच्छा बोलते हैं। तो मैं तो खुद अपने सर प्रोग्राम से पहले ज़रूर उनको सुना कि उनकी क्या क्रिकेटिंग सोच है। वही बात है, वो क्रिकेटर हैं, बड़ा हार्ड लाइन स्टेप लेते थे कि जी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और बहुत सारी उनकी बातें थी और वो सही बातें थी, पाकिस्तान टीम को उसकी ज़रूरत थी। लेकिन आपको हैरानगी हुई माजिद साहब जब वो खुद चेयरमैन बने और जिस तरह के बयान टीम मैनेजमेंट की जाने से आ रहे हैं, कभी कुदरत का निज़ाम, कभी जी इंसाफ हो रहा है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो बड़े प्रोफेशनल और ठीक है, उनकी एक हमें आपने खुद कह दिया कि उनके दोस्तों को भी शिकायत रही कि थोड़ा सा उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। लेकिन एक चीज़ से कतई नज़र इन बातों से कि वो बहरहाल क्रिकेट की समझ बूझ बहुत रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी वॉइस हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज भी। लेकिन पाकिस्तान टीम में इसकी झलक क्यों नहीं दिखाई दी? क्या ओवरलुक कर गए या जब मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो किस तरह चीज़ों का नज़रअंदाज करते थे जो उनके दौर में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखें जो टीवी चैनल्स हैं ना, वो आजकल एक पुराना क्रिकेट चला देते हैं। नहीं चलाया ना, आपने कितने चलाए? मुझे इसमें भी अब्दुल गफ्फार अफसोस हुआ कि आपके साथ उन्होंने बेतहाशा प्रोग्रामों में साउथ अफ्रीका से भी बैठ के बड़े बड़े दावे किए, फिर आपने इन 15 महीने में कोई क्लिप नहीं चलाया। तो मतलब आईना जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो उस बंदे को कैसे पता सेठ साहब, मैंने अपने शो में वो पिचेस वाले सारे क्लिप चलाए हैं। जब उन्होंने कहा था रावलपिंडी की पिच के बाद हम ये करेंगे, दावे चले सर भट्टी साहब, आपके मैंने चलाया अपने शो में। मुराद है कि जितने भी हमारे टीवी के दोस्त हैं उन्होंने जितना कुछ पास्ट में चेयरमैन्स के बारे में चीज़ें दी उस तरह की चीज़ें नहीं दी। मेरे ख्याल में अगर मीडिया उनको साथ साथ आईना दिखाता रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसमें सब बराबर के शरीक हैं। रमीज़ राजा तो अगर उनसे कोताही हुई है तो उसमें हमारा भी कसूर है, आपका भी कसूर है कि हमने इतना ज़्यादा उनकी ग्रिलिंग नहीं की जितना, या तो फिर लोग डरते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार वो एकदम से तलखी सामने से आ जाएगी। और बड़े मुझे अपने दोस्तों पर भी अफसोस हुआ कि रमीज़ राजा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, थोड़ी देर बाद वही लोग खड़े हुए रमीज़ राजा के साथ सेल्फी बना रहे थे। ये कौन सी जर्नलिज्म हो रही है? चलिए आखिर में सर, नजम सेठी साहब, आपने कहा ना जी वो आईना, तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं नजम सेठी साहब के लिए। हालांकि अभी वो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, पीसीबी के चेयरमैन तो बनेंगे। सर क्या आपको वो एरिया दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक सर फहरिस्त तो आपकी टीम की कारकर्दगी है, टेस्ट टीम, और फिर आपके जो कोचेज़ थोड़ा सा लग रहा है कि उस मयार के नहीं होने, गैर मुल्की कोचेज़ का हिंट दे ही दिया कि मैं लाऊंगा, और पहले भी वो मिकी आर्थो को लाए थे। आपको अब ये पुरान बकले मैं संभाल के रखूँगा, नजम बाजे भाई को भी शेयर करता रहूँगा कि अभी हमने पहले दिन इस पर बात की। सर क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह इन चैलेंजेस को हम गाए बगाए दोहराते भी रहेंगे जब तक सेठी साहब इस अपने इक़्तिदार में रहेंगे? देखें, जो आम आदमी का इंटरेस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान टीम है। आम आदमी को ये नहीं फिक्र के पीसीबी के डायरेक्टर की कितनी तनख्वाह है, सीईओ कितने पैसे ले रहे हैं और पीसीबी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है। आम आदमी पाकिस्तान टीम चाहता है। अगर आप चाहें तो मेरे क्लिप सुनवा दें। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा कि इस टीम का जो सबसे बड़ा मसला है, टीम बुरी नहीं है, इसको एक अच्छे और तगड़े गैर मुल्की कोच की ज़रूरत है। तो सेठी साहब ने उसी बात को कल मीडिया के सामने बयान किया। मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता कि मिकी आर्थर को ले आए, मिकी आर्थर की तरह का कोई अच्छा और तगड़ा गैर मुल्की कोच आ जाए जिससे बाबर आजम को भी सहारा मिले। अगर बाबर आजम नहीं चाहते तो किसी और को कप्तानी दे दें, लेकिन मेरे ख्याल सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कहीं हमने 12 इनिंग्स के फेलियर वाले को खिलाया, कहीं फवाद आलम को चंद इनिंग्स की बुनियाद पर टीम से निकाल दिया। असद शफीक इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, आज असद शफीक का कोई नाम ही नहीं ले रहा। फिर जो नया टैलेंट है, टैलेंट हंटिंग कौन करेगा? ये जो नया सिस्टम लेकर आए, इसमें जो हमारे कोचेस थे वो सिलेक्टर भी थे,
लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो है हमें नज़र आए। और यासिर शाह के साथ क्या हुआ, अगर यासिर शाह फिट नहीं थे तो इसमें किसका कसूर था? सर वो तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी जब आप बताया गया कि कोई मसला है, वो तो पाकिस्तान कब खेल रहे थे उस वक्त भी। मतलब पाकिस्तान कप ने आपने बलूचिस्तान का उनको कप्तान बनाया हुआ है जी। और पाकिस्तान टीम में उनको सिलेक्ट नहीं कर कोई रहे। शेन वॉर्न ढूंढ लिया हमने, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। और जो हमने हसन अली को पहले बिठाया हुआ था, तो हमें कोई मैगरा मिल गया था जो हमने सिलेक्शन में, मेरे ख्याल में जो इस पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा भट्टी साहब जो चीज़ मेरे ख्याल में तनकीद की जद में रही। और टेक्निकली आप देखें वर्ल्ड कप में सर हमारी टीम गई, हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर नहीं था। हमने नुमान साजिद को खिला कर तैयार किया, हम समझ रहे थे होम सीरीज़ के लिए, अचानक से वो दोनों ही बाहर हो गए। यहाँ तक कि फिर आखिर में वो टीम में आए नुमान 11 के अंदर। मतलब आपने फिर आपने देखा कि अबरार जैसा टैलेंट पहला टेस्ट खेला नहीं, और आपने एक पिच ऐसी बनाई जहाँ पे आपको 500 रन पड़ गए। सो मुझे लगता है बेसिक्स सर हमने कवर ठीक नहीं की, जो क्रिकेट की बेसिक्स होती हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम इतनी बुरी टीम नहीं है जितने हमें रिजल्ट बता रहे हैं। अगर सिलेक्शन फैसला साजी में फुकदान था, हम फैसला साजी में कमज़ोर थे। मेरे ख्याल में अगर ये एरियाज़ रमीज़ राजा के जाने के बाद नजम सेठी देख लें और कोच एक अच्छा आ जाए और फॉरेन कोचेज़ ले आए पाकिस्तान टीम के साथ, शॉन टेट तो मौजूद है, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। ये कुदरत का कानून, ये वो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, मज़हब से सबको लगाव है और अकीदत है, लेकिन खेल में मज़हब को शामिल करना और यहाँ पर जज्बाती और फ़लसफ़ियाना अंदाज में गुफ्तगू करना ये मुनासिब नहीं है। क्रिकेटिंग सवाल है, आप क्रिकेटिंग जवाब दें, उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करें। सर आखिरी सवाल, जो फैंस स्पेशली आप मैं हमसे सुनना चाहते हैं, मैं आपकी राय लूँगा। ये स्टेडियम हमारा है, गो कि ये स्टेडियम फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी सर ये देखें आज तक वो सीटें नहीं लगी, वही शादी की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। लोग इस पे बहुत परेशान होते हैं। वो बोलते हैं जब मैच देखने आते हैं, जब वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड देखते हैं, डबल स्टोरी, आप तो पूरी दुनिया माशाल्लाह कवर की, आपको पता है कि उनके स्टेडियम में हमारे स्टेडियम में कितना फ़र्क है। इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि रमीज़ राजा साहब भी कहते हैं कि कुर्सियाँ आएंगी नहीं आएंगी। और फिर आपने सुना 2025 में एक नया स्टेडियम बनने जा रहा था, उस स्टेडियम की खबरें ही मिस हो गई। लेकिन मैंने जब रमीज़ राजा साहब से पूछा अपने आखिरी रिव्यू में, तो उन्होंने कहा जी वो चूँकि गवर्नमेंट तब्दील हुई है तो उसके बाद उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो ये तो हमारा हाल है सर। देखिए, अभी नेशनल स्टेडियम अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें, ये जिस शेप में नज़र आ रहा है, इसमें सेठी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो उम्मीद यही है कि सेठी साहब आ रहे हैं। जी, छतें देखें, इनकी बहुत बुरी हालत थी यहाँ पर जब बारिशें होती थी, बल्कि इसके तो कोई पीसीज उड़ गए थे। तो सेठी साहब से उम्मीद यही है। रमीज़ राजा ने एक लिहाज से सही बात की, उस वक्त इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन इंपोर्ट पे पाबंदी फिर हट भी गई थी, लेकिन काम नहीं हुआ। तो उम्मीद यही है कि अब सेठी साहब आएँ। देखिए, कंटिन्यूटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी पीसीबी में आएगा वो अगर तसलसल के साथ रहेगा तो मेरे ख्याल में जल्दी बड़ी साहब आपने बात की कंटिन्यूटी की, अगले साल अगर फिर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हुआ, कोई नतीजा अलग हुआ, तो फिर हम यहाँ खड़े होके एक और टेंडर पे बात कर रहे हैं। मैंने तो आपसे शुरू में कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो जो नए लोग आएंगे वो अपने लोगों को लगाएंगे। लिहाजा ये तो हम पाकिस्तान के सिस्टम में तो तवक्को नहीं कर सकते कि मेरिट पर पीसीबी चेयरमैन आएगा और वो फिर अपने 3 साल की मुद्दत पूरी करेगा। मेरा ख्याल में टाइम देना चाहिए जो भी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी चेंज होता है, अगर इलेक्शन हो गए, नए लोग आ गए, तो हैं तो बहुत सारे सवालात, लेकिन उम्मीद यही है कि बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजी भट्टी साहब के वक्त का। माजी भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली हमने बात की, चूँकि टॉपिक ऐसा है कि क्रिकेट थोड़ी पीछे रह गई है, इंतज़ामी अमूर हमारे बहुत आगे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की कि चैलेंजेस हैं, लेकिन जो इस वक्त आखिरी जो कुछ डेवलपमेंट्स थी उसके बाद लग ही रहा था कि चेंज ड्यू हो गया था और इसी भी चेंज किया गया। हालांकि इस गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाएगा कि उनके नाकदीन भी शायद उनकी तारीफ़ करेंगे कि रमीज़ राजा साहब को फौरी तौर पर नहीं हटाया गया, या अगर कोशिश भी की गई तो हटा नहीं सके, जो भी हो जाती, लेकिन रमीज़ राजा साहब को काम करने का मौका मिला। जनाब मैं मौजूद हूँ नेशनल कराची की मीडिया गैलरी में, जहाँ पर जब ब्रॉडकास्टिंग होती है यहाँ से तो यहाँ पर कैमरे लगते हैं, लेकिन आज टेस्ट मैच से पहले हमें अलाउ होता है तो हम यहाँ बैठे हुए। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट रिजवान एहसान अली साहब, जिनको हम सब लोग ट्विटर पे नाम भी जोजी रखा है, हम इनको प्यार से जोजी कहते हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, और एसोसिएट प्रेस से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसको इंटरनेशनल फ्रंट पे कवर करते हैं और जितनी आप इंटरनेशनल स्टोरी देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा किरदार रिजवान एहसान साहब का होता है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम, कैसे गफ़ार? सर आप तो रहते भी इस्लामाबाद में हैं और अभी तब्दीलियाँ जो एकदम से हुई गवर्नमेंट की जानिब से, रिजवान भाई पहले तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा इस सारी तब्दीली पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक है प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से ही सब कुछ होता है। भारत में भी इनफैक्ट अभी ऐसे ही हुआ, सौरव गंगुली साहब को भी घर जाना पड़ा जब उनकी सरकार ने फैसला कर लिया। लेकिन रिजवान साहब आप
इसको कैसे समराइज़ करेंगे इतनी बड़ी तब्दीली एकदम से? और ये बात तब्दीली से चेयरमैन की हद तक नहीं है रिजवान साहब, आपको पूरा सिस्टम रिवैम्प करने का कहा गया है, एक रीजनल से एसोसिएशन से पूरा डिपार्टमेंट तक। ये सफ़र कैसा तवील होगा, दुश्वार होगा, क्या आप समझते हैं चैलेंजेस हैं सेठी साहब के लिए? देखें, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के आप 2 दहाई उठा के देख लें पिछली, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा होगा, कि हमारा जो क्रिकेटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पीसीबी का, वो इसी तरह गवर्नमेंट के साथ ही अटैच्ड है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसी ने आके अपना चेयरमैन लगाना है, उसी ने आके अपना गवर्निंग बोर्ड बनाना है, उसी में ही आपका सारा स्ट्रक्चर जो है वो रिवॉल्व होना है। उसमें कोई इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हमने फॉलो होते हुए नहीं देखा, जो हम एक ज़माने में आरिफ अली ख़ान अब्बासी साहब के दौर में देखते थे। ये है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब क्योंकि आपने इसी सिस्टम में रहते हुए चलना है, तो इसी सिस्टम में रहते हुए आप कैसे इसको बेहतर तौर पे चला सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है रमीज़ के लिए कि क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो इस साल शुरू में चली गई, और वो पिछले साल ही एहसान मानी साहब का दौर जो है वो 3 साल का कंप्लीट हुआ था, और फिर उन्होंने एक्सटेंशन लेने से भी इनकार किया, तो रमीज़ को आना पड़ा। अब वो दौर जो था वो खान साहब के आने के बाद एनी डे था। मतलब ये एक्सपेक्टेड होना कि मेरे लिए तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं थी कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ से पहले अगर चले गए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था ही कि उन्होंने ऑन द कार्ड्स था ये बिल्कुल। अच्छा भाई जोजी भाई, आपकी माशाल्लाह जैसे मैंने तारुफ भी कराया कि आप इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान क्रिकेट को रिपोर्ट करते हैं और सारी इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। हमारे देखने वालों के लिए, हमारी भी जो हम यंग थोड़े जर्नलिस्ट हैं, यंग आधे कह लें या पुराने थोड़े हो गए हम भी, लेकिन हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि दुनिया भर में क्या ऐसे ही निज़ाम है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ फैसले करती है? दुनिया भर में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो चलिए सिस्टम है, अगर हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए और हमें थोड़ा गाइड कर सकें कि दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड कैसे रन हो रहे हैं? नहीं, वहाँ पे इस तरह नहीं है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे अगर कोई सेटअप बनता है तो वो उनको पता होता है कि वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आए, इर्रिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी रहती है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। ये एक प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही है, इंडिया में भी अब इतना नहीं है। श्रीलंका, एशियन साइड पे आप देखो तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होते हुए हमें नज़र नहीं आता। अब क्योंकि सेठी साहब आए हैं, सेठी साहब का भी नाम मेरे लिए कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पिछली दफ़ा में भी, तो सेठी साहब ने जो है वो क्रिकेट को, आप चाहे वो अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में जो सेठी साहब का पिछला दौर था, वो जो जिस तरह का ब्रांड उन्होंने पीएसएल का बनाया और जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पे आया, और इसमें मुझे तो बाकी कोई शक नहीं है कि इंडिया का बेशक आईपीएल होगा जिसका कोई मैच नहीं है, लेकिन अगर तुम देखो कि दूसरी सबसे अच्छी अगर लीग है, कॉम्पिटिटिव लीग है, तो वो सेठी साहब की वजह से जो है वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा। साहब आपकी रिपोर्टें हैं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सुनते हुए देखा, बड़े बड़े, आपको याद होगा इस्लाम जब दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, जेपी डुमिनी आए, इसी तरह क्रिस गेल आए, पोलार्ड आए, बॉलिंग वाइज दे ऑलवेज रेट पीएसएल अमंग द बेस्ट। इसमें मुझे भी कोई शक नहीं है, और मेरे ख्याल में कि आईपीएल से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग जो है, तगड़ी बॉलिंग जिसको आप कह सकते हो, जिसमें बॉलर्स की थोड़ी सी डोमिनेशन हमें नहीं नज़र आती। बाकी दुनिया में आप लीग देखो, ज़्यादातर बैट्समैन ही जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, और जो पिक्स भी होती हैं वो सारी सेंट्रिक होती है, बैटिंग सेंट्रिक, कि वो बैट्समैन ही सारी दुनिया से उठाते हैं। लेकिन एक पीएसएल वाहिद लीग है कि जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि, और क्योंकि हम पीएसएल को काफ़ी 2-3 साल से कवर भी कर रहे हैं एक्सटेंसिवली, तो मेरे ख्याल में जो बॉलिंग का लेवल पीएसएल का है वो कहीं पे भी दुनिया में और किसी लीग में नहीं है। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये सारे मसाइल का हल क्या है? देखें, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर अगले साल इलेक्शन होने ही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी, मैंने कल कुछ पॉलिटिकल एंकर से भी अपने ऑफिस में बात कर रहा था, मैंने जी आप बताएं क्या है, क्योंकि आप क्रिकेट भी से जुड़े हुए, हमें पूछना पड़ता है। उन्होंने कहा जी ऐसा भी हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन इवेंचुअली हो ही जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, 6 महीने नहीं होंगे या ऐसा 3 महीने नहीं होंगे। सो अगर हम एज्यूम करें, मैं चेयरमैन की हद तक की तब्दीली पे तो शायद कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान टीम तगड़ी है तो चेयरमैन जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप बार बार रीजन्स और डिपार्टमेंट के दरमियान इतनी बड़ी जंपें करेंगे जो हमने की है और अब फिर करने जा रहे हैं, ये तो हम पूरी दुनिया में अपना मजाक नहीं बना रहे। हम इसका हल क्या है? क्या रीजन और जो हमारे डिपार्टमेंट है, क्या हम इसको मुश्तरका तौर पे भी चलाते रहें? आपको याद होगा, क्या वैसा नहीं हो सकता? हमें इसका हल हम एज अ मुल्क क्यों नहीं निकाल पा रहे? कोई जर्नलिस्ट बैठ जाएं, आप क्रिकेट को बिठा दें, आप बोलें जी खान साहब भी आ जाएं, एक रास्ता निकाल लें और खुदा के लिए क्रिकेट को चलने दें। ये क्रिकेट बार बार तब्दील होगी तो इसका तो बेड़ा गर्क होगा। देखें, सबसे पहली बात तो जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, अब सेठी साहब आए हैं वापस, तो इनको सबसे पहले ये करना चाहिए, किसी भी कॉरपोरेट इदारे में आप देखो लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, उनके सिस्टम
लेकिन उनका एक वो ऐसा सिस्टम बना के जाते हैं कि वो सिस्टम फॉलो ज़रूर होता है। तो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कर दो, कुछ किसी तरह कुछ सतरे लिख दो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, अभी भी हो गया। लेकिन एक आप सिस्टम कोई आप एग्रीमेंट तो करो कि आपने डिपार्टमेंट्स और रीजन्स की वाली जो क्रिकेट है, जो आपकी लार्जर पूल वाली है, उसको आप डिस्टर्ब मत करो। अब ये जो खान साहब ने स्क्वीज कर दी थी क्रिकेट, इसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रेड बॉल क्रिकेट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सेठी साहब कोई ऐसा चीज़ कर जाएं कि चाहे वो रहे या ना रहे, इलेक्शन जाहिर है जब होंगे तो वो नई गवर्नमेंट, वो तो सेठी साहब ने भी खुद कहा कि ये हमारा जो स्पोर्ट्स ऑर्डिनेंस है वो बहुत डोमिनेटेड है पेट्रन के स्वाबदीद पे, और पेट्रन्स के बाद बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। लेकिन ये सिस्टम जो आपकी ग्रास रूट है, जो आपकी बेस है पिरामिड की, उसको तो आप डिस्टर्ब मत करें। तो ये रीजन्स और डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल मेरे ख्याल में किसी तरह से कोई आप करें कि ऐसा आपका कंसेंसस हो जाए कि गवर्नमेंट चाहे जो भी रहे, लेकिन आपकी क्रिकेट जो है वो इसी तर्ज पे चलनी। सर अब शेफील्ड शील्ड, पहली बात है ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए खान साहब खुद खेले थे, उनके ज़हन में वही रहा कि जी रीजन्स बेहतर हैं, शहरों की टीमें आपस में खेलती हैं, कोई क्राउड आएगा, यहाँ कोई क्राउड नहीं आया। हमने कुछ अजीबोगरीब वीडियो भी देखी थी, कुछ मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, जिसके अंदर ज़बरदस्ती क्राउड दिखाने की कोशिश की गई। क्राउड आना ही नहीं था, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन जोई साहब रहनुमाई फरमाइएगा, शेफील्ड शील्ड की तर्ज पर लाया गया ये निज़ाम पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सका, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी से चल रहा है? खो के वहाँ पे भी अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन ओवरऑल पिछले 25-30 सालों से ऑस्ट्रेलिया एक फोर्स है। हम इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, इसकी वजह क्या है? देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये जो आपकी ये 6 टीमों की रीजनल क्रिकेट थी, ये 4 डे क्रिकेट है। अब आजकल जैसी मईशत पाकिस्तान की चल रही है, लोगों को रोज़गार के और अपने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो 4 डे मैच नॉर्दर्न का और सेंट्रल पंजाब का देखने के लिए स्टेडियम जैम पैक होंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप इसके दूसरे एंड पे देखो कि जब PSL के आपके यहाँ पे मैच होते हैं तो आपके पूरा खचाखच क्राउड भरा होता है। आप ना एक्सपेक्ट करो कि आपके रीजनल मैचेस में आपको क्राउड जो है वो 4 दिन आके अपनी रीजन्स को सपोर्ट करेगा। वो आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें मैं मानता हूँ कि वो फ़ौरन 3 घंटे में रिजल्ट आना है, मार धाड़ वाली क्रिकेट है, एंजॉयमेंट है, लोगों ने आके अपने अपने इलाके की टीमों को देखना है, चीयर अप करना है। लेकिन 4 डे क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल अभी आइंदा कोई क्रिकेटिंग वाइज क्यों नहीं हम, वो जो आप कह रहे थे ना टैलेंट नहीं आया, वो एक्सक्यूज हो गया, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया में कामयाब सिस्टम हमारे यहाँ क्रिकेटिंग वाइज क्यों नहीं चल सका? नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब आप क्या कहना, मतलब वहाँ पे इस टैलेंट इसी सिस्टम से शेफील्ड शील्ड में 6 टीमें और रीजन स्टेट्स होती हैं वहाँ पर, आबादी भी तो कम है ना, ये वजह है। हाँ, उनकी आबादी कहाँ और हमारी आबादी कहाँ। आप अपनी आबादी को उनकी आबादी से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, और वो जब अपने प्लेयर्स लाते हैं उस सिस्टम में से तो उनके पास चॉइस ही लिमिटेड है, और वो फिर अपने प्लेयर को पूरा चांस देते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि वो फवाद आलम और असद शफीक और आपके इस तरह के बैटर्स आए और फिर चले गए। वो उस प्लेयर्स को पूरा चांस देके, और जितनी उनमें टैलेंट है उसको पूरा निचोड़ के जब तक वो नहीं कर लेते तब तक उस प्लेयर से वो खुदाफिज नहीं कहते। चलिए, हमने मौके का फ़ायदा उठाया, जो कि टेस्ट मैच में भी एक दिन बाकी है, टेस्ट मैच पे तो बात होती रहेगी, लेकिन मैंने सोचा कि 2 सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी स्टेडियम का माहौल हो, तो इससे बेहतर कोई टॉपिक था नहीं कि एक बहुत इन डेप्थ बात की जाए। मैंने कोशिश की जोई साहब और इससे पहले माजी भट्टी साहब के साथ कि क्रिकेट की बेसिक पे बात हो, जो हम नहीं करते ज़्यादा। अब आखिर में जोई साहब, चाहे रीजन्स हो या आपके जो डिपार्टमेंट्स हों, लेकिन क्या एकदम डिपार्टमेंट के आने से एकदम से टैलेंट की नदियाँ बहने लगेंगी, या आपको लगता है कि वही जो हमारे मसले हैं कि पिचेस बेहतर होनी चाहिए, ग्राउंड बेहतर हो? आपको लगता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है? जो साहब ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा हमारे देखने वालों की, कि अगर डिपार्टमेंट बहाल भी हो रहे हैं सो हमें क्रिकेटिंग फ्रंट पे क्या करना है? यानी कि वो जो कोचेज़ होते हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, अभी हमने गैर मुल्की कोचिंग का एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब वो बेचारों को चाहे घर जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आ भी रहे हैं, कोर इशूज़ क्या है सर? देखिए, सबसे जो मेजर लगता है ना पाकिस्तान का कोर इशू, जो अभी हमने 3-0 हारे हैं, जिस बेदर्दी के साथ आपने रावलपिंडी स्टेडियम के विकेट के साथ आपने जो हशर किया, मतलब मुझे तो 1991-92 से मैं पिंडी का स्टेडियम हमारे सामने ही बना है। मैंने इतनी बुरी विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आपने मार्च में बनाई और फिर आपने अभी बनाई, अभी भी आपको, और 1 साल में आपने उस स्टेडियम के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है कि आपने उसको 2 डीमेरिट पॉइंट दिला दिए हैं। तो एक तो पिचेस की क्वालिटी जो है, आप मत उसका जो नेचुरल फ्लेवर है जो उस विकेट का है, आप उसके साथ क्यों पंगा करते हैं? फरवरी 2021 में हसन ने 10 विकेटें ली और मैच जीते साउथ अफ्रीका से। आपके पास मिसालें हैं इसकी। 1 साल, ये कोई पिछली 3 दहाइयों में, कोई 1990 में नहीं किया था आउट हसन अली ने। 2 साल पहले उसने 10 आउट किया और आपने 2 साल के बाद उस विकेट में से
इतना सारा कुछ आपने निचोड़ लिया कि वो बिल्कुल ही विकेट आपने फारिग कर दिया। अब वो देखो उसका नतीजा क्या हुआ कि बेशक वो इंग्लैंड टेस्ट मैच जीता, लेकिन आईसीसी ने आपको डीमेरिट पॉइंट दिया ही दिया उस मैच पे, क्योंकि वो तो इंग्लैंड की इतनी एग्रेसिवनेस की वजह से वो टेस्ट मैच का फैसला हुआ ना। तो पिचेस पे तो सेठी साहब को मेरे ख्याल में सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पिचेस या ड्रॉप इन पिचेस, आप नहीं, अब आप वो जो भी करें उसको ड्रॉप इन करें कि आपको उसको लेड इन करें, जो भी करना है आपने करें, लेकिन पिचों का जो आपका एक बेसिक उसका वो जो है वो जितनी उस मैं तो जोई साहब आखिर में जोई साहब का जो है ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है साफियों। मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि सोचिए अगर कहीं पोर्ट पे पिचे पहुंच गई होती है, तब्दीली होती है, तो हम ये 35-38 करोड़ का क्या करते? नहीं, वो तो पिछले खाते में ही डाल देने थे इन्होंने कि भाई ये तो पिछले वालों ने किया है, इससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि अगर कराची के पिच जो उसका नेचुरल स्टाइल है उसी फ्लेवर पे आप उसको कायम रखें, पिंडी की पिचों को उसी तरह रखें, आप उसके छेड़खानी ना करें। कभी हमें रमीज़ जिस तरह उस दिन वो पिंडी स्टेडियम में आया, उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर्स है, तो अगर फास्ट बॉलर आपकी स्ट्रेंथ थी तो जो आपने बॉलिंग अटैक खिलाया था वो तो नहीं नज़र आ रहा था आपका, तो वो वर्स्ट एवर फिर आपकी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप मतलब ऑपोजिशन के हाथ में आप खेले ही खेले, चाहे आपने जिस तरह की भी पिचेस बनाई, स्लो टर्निंग आपने बनाया, मुल्तान वहाँ आप हारे, पिंडी में आपने उस विकेट को उड़ा के रख दिया, आप वहाँ पे भी हार गए। आप कराची जैसे जहाँ पे आपने 44 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारे हुए थे, आपने वहाँ पे भी टेस्ट मैच हार दिया। तो आप विकेट जो है उसको ना छेड़ें, आप उसका बेसिक फ्लेवर आपको कायम रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जोई साहब। थैंक यू। रिजवान एहसान अली हमारे साथ मौजूद थे और जो कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और स्पेशली जो एक बड़ी तब्दीली हुई है उसके तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करें। जाने वाले रमीज़ राजा साहब के हवाले से ही बात की, आने वाले सेठी साहब के हवाले से बात की, और कोशिश की कि इन तमाम टॉपिक्स को इस अंदाज से कवर किया जाए कि जो असल मसाइल हैं उनकी निशानदेही हो सके। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।